हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका आपके अपने लीगल चैनल सोच पर प्रहार में। मैं हूं एडवोकेट सनी शर्मा और दोस्तों आज की इस वीडियो में आपको मैं 498 ए पर जानकारी देने वाला हूं। दोस्तों कई बार आपने इस प्रकार के वीडियोस देखे होंगे कि 498 ए को एक ही दिन में खत्म कैसे करें। आज से 2 साल पहले मैंने भी एक जजमेंट पर वीडियो बनाया था जिसमें यही टाइटल था कि 498 ए को एक दिन में खत्म कैसे करें। उस वीडियो को भी आपने काफी पसंद किया था। उस जजमेंट में कुछ ऐसा ही था। आज की इस वीडियो में भी मैं आपको ऐसी ही जानकारी देने वाला हूं कि 498 ए को यदि आप जल्दी निपटाना चाहते हैं, ट्रायल चल रहा है, पुलिस के हैंड पे नहीं निपटा और चार्जशीट फाइल हो चुकी है, अब ऐसे में आप इसको जल्दी निपटाना चाहते हैं यानी बहुत जल्दी क्विकली खत्म करना चाहते हैं, तो इसका क्या तरीका है। दोस्तों 498 ए में पनिशमेंट से भी ज्यादा पनिशमेंट जो होती है वो ये होती है कि आपको इसका इतना लंबा ट्रायल चलाना पड़ता है, जिसके लिए कई बार आपको बहुत ज्यादा दूर भी जाना पड़ता है और बहुत ज्यादा पैसा भी आपकी पॉकेट से खर्च हो जाता है। तो मेनली इस हैरेसमेंट को कम करने के लिए हम क्या करें। तो दोस्तों ऐसा होता है कि पुलिस ने अपनी इन्वेस्टिगेशन करी और इन्वेस्टिगेशन में मान लेते हैं पुलिस ने कुछ लोगों के नाम हटा दिए, लास्ट में केवल आपका नाम रह गया या हो सकता है आपकी मदर का नाम रह गया और दोनों लोगों के नाम से चालान पेश हो गया। दोस्तों जब चालान पेश होता है तो उसके बाद आपको अपनी बेल लेनी होती है। आप पहले अपनी बेल लेते हैं, फिर जब आप बेल ले लेते हैं उसके बाद आप कोर्ट में अपीयर होते हैं तो आपको जितने भी डॉक्यूमेंट्स आपके केस से रिलेटेड होते हैं उनकी एक कॉपी उपलब्ध करवाई जाती है। इसके बाद आपके ऊपर चार्ज फ्रेम होता है। चार्ज फ्रेमिंग की स्टेज होती है। जब चार्ज फ्रेम होता है तो जज साहब उस समय पे बोलते हैं कि क्या आप चार्ज पर बहस करना चाहते हैं। तो यदि आपके एडवोकेट साहब ये कहते हैं कि नहीं नहीं करना चाहते, तो फिर वो क्या करते हैं, चार्ज फ्रेम करके जो आपकी फाइल होती है उसको आगे प्रोसिक्यूशन एविडेंस पे लगा देते हैं। लेकिन यदि आपके वकील साहब कहते हैं कि नहीं हम चार्ज फ्रेमिंग पर भी बहस करना चाहते हैं। चार्ज फ्रेमिंग पर बहस करने का मतलब क्या होता है दोस्तों, मान लेते हैं आपके ऊपर 498 ए लगाए, 323 लगाए, 3/4 डाउरी प्रोहिबिशन एक्ट लगाए। अब आपके वकील साहब को इस बात पे बहस करनी है कि जो दहेज वाला पार्ट है वो तो कोई था ही नहीं, आपने कभी दहेज मांगा ही नहीं, कोई भी स्पेसिफिक एलिगेशन नहीं है और केवल जनरल टाइप के एलिगेशंस हैं। ये गलत तरीके से पुलिस ने जांच करी है और गलत तरीके से ही चार्जशीट फाइल करी है। 3/4 डाउरी प्रोहिबिशन एक्ट किसी भी तरह से इस मामले में नहीं बनता है, लिहाजा इसको हटा देना चाहिए। या फिर वो किसी और पर्टिकुलर धारा के लिए भी अपने आर्ग्यूमेंट दे सकते हैं और कंप्लीट चार्जशीट के लिए भी अपने आर्ग्यूमेंट दे सकते हैं कि चार्जशीट में जितनी भी धाराएं हैं उन सबको भी चैलेंज कर सकते हैं कि जितनी भी धाराएं पुलिस ने गलत तरीके से इन्वेस्टिगेशन किया, सही तरीके से इन्वेस्टिगेशन नहीं किया और ये जितनी भी धाराएं लगाई हैं ये एक्यूज पर्सन पे किसी भी तरह से बनती नहीं है। फिर उनको प्रॉपरली बताना पड़ेगा कि क्यों नहीं बनती है, कोर्ट को कन्विंस करना पड़ेगा उसके लिए। तो ये होती है चार्ज पर बहस। तो यदि आपकी इस बहस से कोर्ट कन्विंस हो जाती है तो कोर्ट उस समय पे भी आपका नाम हटा सकती है, आपके माता पिता या और लोग जो भी उसमें इन्वॉल्व हैं सबका नाम हटा सकती है। और दोस्तों इसके लिए आप रिटर्न डिस्चार्ज पिटीशन भी फाइल कर सकते हैं और फिर उस पर्टिकुलर डिस्चार्ज पिटीशन के ऊपर भी आप बहस कर सकते हैं। डिस्चार्ज पिटीशन का मतलब यही होता है कि जो कोर्ट चार्ज फ्रेम कर रही है उस चार्ज फ्रेमिंग के टाइम पे हम कोर्ट को कह रहे हैं कि चार्ज नहीं बनता है एक्यूज पर्सन पे और उसके लिए हम पर्टिकुलर अपने जो ग्राउंड्स हैं वो डिस्चार्ज पिटीशन में लेकर के आ रहे हैं। अब अगर हमने कोर्ट को कन्विंस कर लिया इस चीज के लिए तो फिर क्या होगा, आपकी पिटीशन जो है डिस्चार्ज हो जाएगी, यानी आपको मामला आगे नहीं चलाना पड़ेगा। और यदि आप कोर्ट को कन्विंस नहीं कर पाते हैं तो फिर मामला आगे चलेगा, यानी कि आपकी जो फाइल है फिर से प्रोसिक्यूशन एविडेंस पे ही आ जाएगी। अब दोस्तों इसकी धरातल की सच्चाई क्या है, ग्राउंड रियलिटी क्या है कि ये डिस्चार्ज की पिटीशन कितने मामलों में स्वीकार होती है, कितने मामलों में स्वीकार नहीं होती है, ये भी बहुत जरूरी है जानना। देखिए दोस्तों जो आपकी डिस्चार्ज पिटीशन होती है ये बहुत ही रेयर मामलों में स्वीकार होती है, क्योंकि जो लोअर कोर्ट होती है वो ऐसा देखा गया है कि इन मामलों में किसी भी प्रकार की राहत नहीं देती है। यानी बहुत ही इक्के दुक्के मामले होंगे जिनमें डिस्चार्ज पिटीशन पे सारे एक्यूज को डिस्चार्ज कर दिया गया हो। बट एक ऑप्शन आपके पास होता है, यदि आप जाना चाहते हैं तो आप डिस्चार्ज पिटीशन में जा सकते हैं, ट्राई कर सकते हैं। अब बात यह है कि अगर आपकी पिटीशन डिस्चार्ज पिटीशन अलाउ नहीं हुई, यानी कि उस पर आपको कोई रिलीफ नहीं मिला, वो डिसमिस हो गई, तो क्या फिर आप उसके लिए कुछ कर सकते हैं। आपके पास यहाँ पे ऑप्शन है, आप उस पिटीशन के खारिज होने पर सेशन कोर्ट में उसे चैलेंज कर सकते हैं। पहला ऑप्शन ये है, और सेशन कोर्ट से भी खारिज हो जाती है तो आप उसको हाई कोर्ट में भी चैलेंज कर सकते हैं। इसी तरह से आप माननीय सुप्रीम कोर्ट में भी चैलेंज कर सकते हैं। अब बात आती है कि अगर आपको इस पर कोई रिलीफ मिलता ही नहीं तो क्या इसका कोई नेगेटिव इंपैक्ट होता है। तो देखा यह गया, अमूमन इस पर मैंने एक अलग से स्पेशल वीडियो भी बनाया था, देखा यह गया है कि डिस्चार्ज पिटीशन यदि आपकी खारिज होती है तो उसके खारिजे के बाद में कहीं ना कहीं जजमेंट आपका उससे प्रभावित हो जाता है, एक नेगेटिव चीज आपकी फाइल पे रह जाती है और बाद में जब जजमेंट होता है तो उस चीज को भी मजिस्ट्रेट देखता है और कहीं ना कहीं थोड़ी सी मेंटेलिटी तो प्रभावित हो ही जाती है। तो इसलिए डिस्चार्ज पिटीशन अगर आपकी अलाउ हो गई तो ठीक, लेकिन यदि अलाउ नहीं हुई ऐसे मामले में आपको नुकसान भी हो सकता है। तो यानी अब ये मैंने आपको पूरा ऑप्शन खोल के बता दिया कि कैसे आप एक दिन में 498 को खत्म करा सकते हो और कितनी प्रोबेबिलिटी है खत्म होने की और नहीं होने की, और यदि आपकी पिटीशन डिसमिस हो जाती है तो उसका आपको क्या हानि है। तो अब आपको तय करना है कि आप डिस्चार्ज पिटीशन में जाना चाहेंगे या फिर नहीं जाना चाहेंगे। हमारा काम है आपको दोनों साइड की बात बताना।
ताकि आपके मन में कोई संदेह ना रहे और आप खुद से अपना डिसीजन ले सकें। चलिए दोस्तों, आज की इस वीडियो में इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में नई जानकारी के साथ मैं आपसे फिर मिलता हूं। तब तक के लिए गुड बाय एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग। टेक केयर।